फिर सोई देवलाल आए, पंचायती टाइप बंदे थे, लेकिन उनकी दो तीन उन्होंने ऐसे इश्यू लिए जो कि गांव के हिसाब से बहुत अच्छे थे। एक तो था मैचिंग ग्रांट। नेक्स्ट डे फिर चोई देवलाल और वीरेंद्र सिंह नारनौंद वाला वो होम मिनिस्टर था। ये आए तो सारे एमएलए, हमारा तो है नहीं जी, पता नहीं किस बोला। इन्होंने यूँ बताओ भाई, चौधरी देवलाल कहने लगे भाई किसी की सिफारिश माननी है। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज। आज हमारे पास जो शख्सियत है, एल डी नरवाल जी, पूर्व आईपीएस। सफ़र जानेंगे कि किस प्रकार से एक गांव से निकल करके एक आईपीएस तक का सफ़र रहा है। तो एल डी नरवाल जी बताएं, आपका जो सफ़र एक गांव का लड़का किस तरह से आईपीएस, क्योंकि आप उस समय की बात करें तो एजुकेशन भी इतनी नहीं थी और वो भी ग्रामीण सत्र पर। तो आपने कैसे यानी कि शिक्षा लेकर के आईपीएस आईजी तक का जो सफ़र तय किया, उसके बारे में बताएं। एजुकेशन तो थी ही नहीं। एक्चुअली लोगों का रुझान भी नहीं था एजुकेशन की तरफ। बस गांव में कहते थे वही तो ब्याह दिया अब अपना खावा खा। पढ़ाई पढ़ाई का नहीं तरह कि पढ़ाई करानी है। वो जो घर से फालतू बच्चा होता था उसको स्कूल भेजते थे कि भाई बाकी तो सारे काम में लगे हुए हैं, ये घर में रहेगा तो लाने ले आओगा, तो इसको स्कूलों में भेज दो। तो दैट इज़ हाउ उन्होंने मुझे स्कूल भेजना शुरू कर दिया। वही तेरे को खाना ये देंगे वो देंगे। और अपना एक बोरी सी लेकर जाते थे, हम नीचे बैठते थे बरसात में। वो 8वीं जमात का स्कूल था गांव में हमारा, छोटा फुट्टा सा। तो वहाँ से बस थोड़ा सा पढ़ाई में पता नहीं फिर दिल सा भी थोड़ा सा लग गया, तो मैं क्लास में 8वीं तक हमेशा फर्स्ट आता था। तो टीचर्स का भी, जो बच्चा थोड़ा होशियार होता है तो उनका भी इंटरेस्ट हो जाता है। तो वहाँ से मैंने गांव से उसके स्कूल से 8वीं पास कर ली। फिर पिताजी कहने लगे भाई अब तू चिट्ठी पुत्री पढ़ने के लायक हो गया, और रहने दे घर में करे। तो मैंने कहा नहीं, मैं स्कूल जाऊंगा। तो वहाँ से फिर उन्होंने गांव में तो 8वीं का था, और फिर मुंडाल में 10वीं का था। हमारे पड़ोस में एक गांव है मुंडाल। अब तो शायद वो भिवानी में आ गया होगा। तो शहर में ही था वो भी तब भी। तो वहाँ से फिर मैंने 10वीं करी। 10वीं के बाद फिर कॉलेज चला गया, गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक में इंटरमीडिएट करी। और वहाँ से वेस्ट कॉलेज से ग्रेजुएशन करी। तो उसके बाद मैं दिल्ली चला गया। तो तब तक ये कंपटीशन वगैरह का हम लोग को किसी को पता ही नहीं था कि कहाँ आईएएस आईपीएस ये कहाँ से आते हैं। वह कहीं नौकरी मिल गई तो वहाँ नौकरी करनी शुरू कर दी। दिल्ली में गया तो मेरे को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी मिल गई। नरवाल जी, एक मिनट रोकूंगा कि फैमिली में कितने मेंबर थे जिस समय आप एजुकेशन ले रहे थे? कि आपके जो फादर साहब हैं वो भी एजुकेटेड थे या क्या? घर में का गांव में ही कोई एजुकेटेड नहीं था। आई वॉज मैं पहला पोस्ट ग्रेजुएट था। वो इतना बड़ा गांव है हमारा, सबसे बड़ा गांव है हरियाणा का। लेकिन वहाँ पढ़ाने का कोई रुझान नहीं था लोगों में। बच्चों को पढ़ाना है ऐसा कोई था ही नहीं। अब तो खैर थोड़ा सा हो गया है, लेकिन उस टाइम कोई पढ़ाने का ये तो बहुत बैकवर्ड एरिया था ना हमारे वाला जो है। काफ़ी पढ़ाने बढ़ाने का वहाँ लोगों में कोई रुझान था नहीं। तो हम तो बस यूँ ही करते करते उसमें कॉलेज में चले गए। वहाँ कॉलेज में जाने के बाद इतने हमारी शादी भी होगी। कॉलेज में जाने के बाद जो है पता लगा कि ये आईएएस आईपीएस आते कहाँ से हैं। क्योंकि हमारे साले साहब थे वो थोड़े पॉलिटिक्स में भी थे। तो जो भी नया अफसर एसपी डीसी जो भी आता था वो उनको चाय पार्टी करते थे उनकी।
वो फिर अपने भाषण में बताते थे भी कैसे कैसे एग्ज़ाम होता है, और ये यूपीएससी एक है वो एग्ज़ाम लेती है। तो उस तब से फिर हमारे दिमाग में ये आई भाई ये एग्ज़ाम तो फिर करना चाहिए। लेकिन उसके लिए मैं दिल्ली भी गया, दिल्ली में मैं यूपीएससी भी देख के आके अच्छा ये देते हैं। तो तब से थोड़ा रुझान हो गया कि आगे बढ़ना है। नरवाल जी, सीधे तौर पे यानी कि यही है कि आपके साले साहब ने कहीं ना कहीं आपको प्रभावित किया। वो उसने बहुत लोगों को, वहाँ एक रविदास हॉस्टल है रोहतक में, वो उसके सुपरिंटेंडेंट थे। तो वो बच्चों को बहुत प्रभावित करते थे, उनको अफसरों से मिलाना, और कॉलेज में भी उनको उनकी मदद करना। तो वो बहुत सुलझे हुए आदमी थे। अब तो नो मोर, अब मर लिए वो। तो उन्होंने अफसर जो नए आते थे वो बताते थे कि भाई ये ऐसा होता है। फिर हमारी दिल्ली में नौकरी लग गई, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। तो लेकिन हम कंपटीशन देते रहे, नहीं हुए कामयाब। लेकिन फिर अल्टीमेटली पहले क्लास 2 होती थी, धानी सिविल सर्विस। अब उसमें से एस बाहर आ गया, क्योंकि जब हमने ज्वाइन किया तो हिमाचल को स्टेटहुड मिल गया। तो उन्होंने अपनी सर्विस बना ली, हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो हम धानी सिविल सर्विस के 6 अफसर थे, 3 वहाँ अलाट हो गए हिमाचल में, 3 दिल्ली में रह गए। तो हम हिमाचल अलाट हो गए। हिमाचल में हमें पोस्टिंग कर दी किन्नौर एज डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव एंड सप्लाई अफसर। तो वहाँ आर्मी से तालमेल रखना ज़रूरी होता था। वो इसलिए कि अगर लड़ाई होती है, अटैक हो जाता है, तो सिविल सप्लाईज अफेक्ट होती हैं, लोगों में रिजेंटमेंट ना हो, लोग भूखे ना मरें। आर्मी वालों की सप्लाई तो चलती रहती हैं। तो वो उनकी सप्लाई जो है ना, सिविल सिविल पॉपुलेशन के लिए अवेलेबल हो, इसलिए अफसर को आर्मी वालों से तालमेल रखना ज़रूरी है। तो मुझे, बल्कि मैं कई दफ़ा आर्मी में में ही सो जाता था, वहीं डिनर विनर भी करते रहते थे। उनसे तालमेल रखना ज़रूरी था। तो 1 साल की ट्रेनिंग थी दिल्ली में। ट्रेनिंग में रहते हुए मैं फिर सिविल सर्विसेज दिया। तो उसमें मेरा आईपीएस में सिलेक्शन हो गया। तो लेकिन मैं आईपीएस ज्वाइन नहीं करना चाहता, क्योंकि एक तो बच्चे हो गए थे, और फिर आईपीएस की ट्रेनिंग भी आई न्यू के वही डिफ़िकल्ट है। तो लेकिन फिर हमारी वाइफ ने कहा भाई आप ज्वाइन करो। तो हमने ज्वाइन कर लिया। तो हमें मैंने भारत सरकार में पता किया भी क्या कैडर ऑर्डर मिलने के चांस हैं। तो उन्होंने बताया कि हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इनको यूनियन टेरेटरी, तो इनको छोड़ के बाकी कोई कैडर देंगे। तो मैंने कहा फिर भाई यूपी दे देना, जिससे कोई फॉर वो लैंग्वेज ना सीखनी पड़े। तो वो कहने लगे अच्छा ठीक है। तो मैं जाके वहाँ ज्वाइन कर लिया, मसूरी। तो जो यहाँ पहले एक एक्स आर्मी था एसपी सिंह, सरदार जी सिरसागा, वो लाट हुआ था हरियाणा में, आईपीएस था वो। फिर वो आईएफएस में चला गया। अब यहाँ की सीट खाली होगी, तो उन्होंने मुझे फिर यहाँ डाल दिया। इसमें पहले यूपी बोला था उन्होंने। तो इसमें उसके बाद मसूरी के बाद जैसा है उसके बाद जो ना ट्रेनिंग होती है हमारी, मसूरी से जाते हैं आर्मी अटैचमेंट। वो मेरी अरुणाचल प्रदेश में आर्मी अटैचमेंट हुई, अलॉन्ग में 1 महीने की आर्मी अटैचमेंट होती है। फिर वहाँ से सिविल डिफेंस कॉलेज है नागपुर में, 1 महीना नागपुर में सिविल डिफेंस कॉलेज में रहना पड़ता है। फिर एक रियल ट्रेनिंग आईपीएस की, उस टाइम पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज
था माउंट आबू में। तो फिर वहाँ ज्वाइन करी। तो रियल ट्रेनिंग तो वही होती है, 1 साल तक पूरा सुबह से शाम तक पूरा रगड़ा लगाते हैं वो। तो उसके बाद जो है ना फिर हमें यहाँ आए तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान अपना J&K, हिमाचल, इनकी अफसरों की पोस्ट ट्रेनिंग होती थी स्टेट के हिसाब से। वो फ्लोर में होती थी पंजाब में। तो वहाँ फ्लोर में भी काफ़ी तगड़ा ट्रेनिंग होती है। तो वहाँ से अब तो यहाँ होगी ना, हमारी मधुबन में होगी। हर एक स्टेट ने अपना ट्रेनिंग कॉलेज बना लिए अब वहाँ नहीं भेजते। तो वहाँ से फिर मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हरियाणा में 73 में ASP गुड़गांव होगी। गुड़गांव में मैं रहा करीब 3 साल। वहीं 1-2 महीने की पुलिस स्टेशन ट्रेनिंग होती है, एज SHO काम करना होता है। तो उसमें मुझे पटौदी एज SHO लगाया। तो वहाँ 1-1.5 महीना काम किया। फिर 76 में मेरी प्रमोशन होगी एज SP, सीनियर स्केल भी कॉल इट। तो वहाँ यहाँ SP स्पेशल ब्रांच हेडक्वार्टर पर सेक्रेटेरिएट में लगा दिया। तो यहाँ से फिर मैं SP ट्रैफिक लगा। और SP ट्रैफिक के बाद जो है ना एंटी स्मगलिंग का भी चार्ज रहा मेरे पास। फिर यहाँ मधुबन आ गए। मधुबन से क्योंकि हेर फेर के जो IPS वालों का तो मधुबन है। मधुबन आ गए। मधुबन के बाद तो ये गवर्नमेंट अपना बनारसी दास गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने मुझे नारनौल SP लगा दिया। फिर ये जनता गवर्नमेंट आ गई तो देवीलाल चीफ मिनिस्टर आए, तो उन्होंने मुझे करनाल लगा दिया SP। तो करनाल में उस टाइम एक बाई इलेक्शन हुआ था। पंडित चिरंजीवी लाल कांग्रेस के कैंडिडेट थे और महेंद्र सिंह लाठर जो है ना वो थे इनके जनता पार्टी के कैंडिडेट। तो उसके बाद जो है ना फिर वहाँ से फिर मुझे मधुबन भेज दिया। मधुबन मेरे ख्याल में 1 महीना को मैं रहा। फिर वहाँ से इन्होंने भेज दिया जींद। जींद रहा मैं उस टाइम मेरे ख्याल में 1-1.5 साल। और फिर 1-1.5 साल ये गवर्नमेंट रही तो भजन लाल आ गए। तो उन्होंने मुझे फिर नारनौल लगा दिया। नरवाल जी, जैसे जींद आपका गृह क्षेत्र रहा है, तो जींद के अंदर आपकी पोस्टिंग, तो वहाँ कोई परेशानी तो नहीं होगी इसको? नहीं, गृह क्षेत्र जींद नहीं है मेरा, लेकिन रिश्तेदारियाँ ज़्यादा जींद में हैं। क्योंकि हिसार की तरफ लोगों का रुझान कम है। रोहतक इधर रिश्तेदारियाँ सारी ज़्यादा इधर ही हैं। फिर वहाँ जैसे मैंने बताया वहाँ 2 मेले भरते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है वो रामरा पिंडारा तक हुआ था। वो 40 कोस का जो एरिया है ना, तो वो 40 कोस के एरिया में आते हैं। तो वहाँ तो अपने वो अस्थियाँ भी नहीं उठाते वो लोग। तो वहाँ वो गांव से आ जाते। जो बंदा मरता है उसके कपड़े वपड़े वहाँ डाल दे, सिर पर रख के, अच्छा चलो भाई खाना SP साहब के यहाँ खावांगे। तो मैंने अपना जो SP रेजिडेंस था उसको इनके लिए वो रख दिया कि भाई आए। और मैंने अपना रेजिडेंस बना लिया। रेस्ट हाउस था बिजली इसका इरिगेशन का ब्रिटिश टाइम का रेस्ट हाउस था। तो मैंने उसमें अपना रेजिडेंस बना लिया। तो ये वहाँ गाँव वाले बल्कि वहाँ से जब मैं भेजूँ फिर गांव में आके शिकायत करें, कहते यार ये अपने घर में तो सुलाता भी नहीं। तो उनको उसमें 3 कमरे थे। एक में मैं, मियाँ बीबी
और ये 3 बच्चे भी थे, तो ये अपना उसमें छोटी एकोमोडेशन थी, पर था वो बना हुआ ब्रिटिश टाइम का, नदी के किनारे, नदी के ऊपर। हाँ जी। तो वहाँ से फिर मैं बल्कि सीएम साहब से मिला वहाँ जी, ये तो मुझे तो यहाँ अपना घर में एसपी लगा दिया। तो वो भी होती है, लोग कहाँ सिफारिश नहीं भी मानो तो लोगों को ये होता है कि भाई इसका तो फलाना रिश्तेदार आ गया। बल्कि रिक्रूटमेंट करनी थी, तो देवलाल कहने लगे भाई अफेयर करना और बड़े बड़े 60 के 6 6 फुट के जवान कर भर्ती करना। तो मैं को बोला लाइन अफसर को कि भाई देख, मैं यहाँ रहूँगा तो लोग आओगे ज़रूर, सारे ने रिश्तेदारियाँ हैं, गांव गांव नज़दीक है। तो मैं 2 3 दिन पहले नरवाना चला गया, नरवाना रेस्ट हाउस में रहा, और वहाँ पुलिस लाइन में इन्होंने प्रबंध कर रखा था। नरवाना से मैं सीधा आया, वहाँ बीच में इन्होंने कुर्सियाँ डाल रखी थी, वहाँ हमने अनाउंस भी कर दिया भाई यहाँ मेरे से कोई मिलेगा नहीं, और मिलता तो वो लाउड स्पीकर लगा रहा, सबको पता लगता। तो वो हमने शाम तक पूरी भर्ती करके तब मैं उठा वहाँ से। नेक्स्ट डे फिर चोइस देवलाल और वीरेंद्र सिंह नारनौंद वाला, वो होम मिनिस्टर था, ये आए तो सारे एमएलए, हमारा तो होए नहीं जी, पता नहीं किस बोला। इन्होंने यूँ बताओ भाई, चौधरी देवलाल कहने लगे भाई किसी की सिफारिश मानी है? बोला जी ना, सिफारिश तो नहीं मानी। बोला बस फिर ठीक है। तो वो भला आदमी था, तो उसके ज़्यादा ये कर भी नहीं सकते थे कुछ। तो वो वहाँ रहा मैं करीब 2 साल। वहाँ से फिर अगेन नारनौल लगा दिया, नारनौल में भी रहे। नारनौल से फिर हम करनाल, करनाल में बाई इलेक्शन था जैसे मैंने बताया, तो उसमें उसके बाद जो है ना, इन्होंने मुझे मधुबन लगा दिया। तो मधुबन से फिर लगाया जींद, फिर जी ने लगा दिया। तो इस तरह से घुमाते रहे। कभी यहाँ हेडक्वार्टर पे, तो एस एसपी ट्रैफिक भी रहा मैं काफ़ी। फिर जो है ना वो अ, फिर प्रमोशन एज डीआईजी प्रमोशन हुई, तो अम्बाला रेंज डीआईजी लगा। उसके बाद जो है ना फिर वहाँ से फिर वापस यहाँ हेडक्वार्टर पे, और फिर जो है ना मैं 3 साल डीआईजी हिसार रेंज रहा, तो भजनलाल सीएम थे उस टाइम। तो वहाँ से फिर मेरी प्रमोशन हो गई एज आईजी। फिर यहाँ हेडक्वार्टर पर आ गए, तो यहाँ से फिर रिटायर हो गए। तो अब तक का जैसे आपका सफ़र रहा है, मैं दो बिंदुओं पे और पूछना चाहूँगा कि आपने अब तक के सीएमओ को देखा, चाहे देवीलाल है, चाहे भजनलाल है, और अब चाहे मनोहर लाल खट्टर है, इससे पहले तमाम जितने मुख्यमंत्री रहे, किसके कार्यकाल को आप बेहतर समझते हैं? देखो, जहाँ तक स्टेट की डेवलपमेंट का सवाल है, जब हरियाणा बना तो बंजर ज़मीन जैसे होती है, इसे मतलब कुछ था ही नहीं यहाँ। अकाल पड़ते थे, मैं बचपन में देखता था अकाल, लॉरी अकाल पड़ा करते। तो उन्होंने हर सारे गांव रोड से जोड़े, हर एक गांव में बिजली पहुंचाई, उससे जो है ना ट्यूबवेल लग गए, और मतलब अकाल तो पड़ने बंद हो गए ना, तो बेसिक रोटी का तो सवाल ख़त्म हो गया। और तो उसने डेवलपमेंट के हिसाब से तो उसने शुरू किया, और उसके बाद फिर जो देवलाल आए, तो वो पंचायती टाइप बंदे थे, लेकिन उनकी 2 3 उन्होंने ऐसे इश्यू लिए जो कि गांव के हिसाब से बहुत अच्छे थे। एक तो था मैचिंग ग्रांट, गांव वाले के भाई आप 5 लाख रुपए इकट्ठे करो, 5 मैं दूंगा, तो तुम गांव का वो करो, है जी।
एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो आजकल भारत सरकार भी बहुत कर रही है ना, अपना इंडस्ट्रीज लगाओ, तो उसका ये एक किस्म से बहुत दिमाग में था और सारी वो देखते थे किस किस ने लगाई, चल रही है कि नहीं, आया करते वो देखते थे। बल्कि उस टाइम में जींद में था तो वो आए, वो जींद से दरवाड़ा की तरफ जाओ, पर लगाम आता है ना वो, हैं ना ना, जींद से नरवाना, बड़ा सा बड़ा गांव है, बदमाश सा है उसे, हाँ, खटकड़, हाँ, खटकड़ में वो बोले मैं भी गांव में रुकूंगा और तुम सारे अफसर गांव में रुकेंगे रुकेंगे। तो एक यूनिट देखने गए वो, अ, ये ग्रीस की यूनिट लगाए रखी थी, एक लड़का MA LLB लड़का था, उसने ग्रीस की यूनिट लगाई, तो अच्छी चल रही थी। तो वो बोला जी मैं तो प्रैक्टिस करता था, प्रैक्टिस चली नहीं, तो फिर मैंने ये यूनिट लगा ली, अब मैंने 20 बंदे एम्प्लाई कर रखे हैं। अच्छा, फिर वो जो है ना बोला कि उनके लिए तो ठहरने का हमने स्कूल में इंतजाम सारा कर दिया था, फिर वो अफसर भी यहीं रुकेंगे। तो सारे अफसर हमारी तरफ देखे, भाई करवाओ कुछ, यहाँ किसके पास रुकेंगे। फिर मैं उनको मान लेते थे, वो उनको ठीक से बताओ। वो मैंने कहा सर यहाँ ये कोई किसी के रुकेगा, कोई किसी के को रुकेगा, एक के रुकेंगे, वो कहेगा अच्छा ये तो फलाने के रुक गई, अफसर तो उन्हीं का हो गया, तो आपकी सरकार के ऊपर इसका असर पड़ सकता है। तो अच्छा, बोला ठीक है फिर सुबह जल्दी आ जियो जाओ। तो वो हम आ गए। तो ये दो चार उन्होंने और काफ़ी जैसे गांव के हिसाब से बहुत अच्छे पॉइंट थे। जो भजनलाल आगे उन्होंने अपनी तरफ से एक्टिव बहुत थे, वो गांव गांव का उन्होंने भी बहुत सुधार किया, लोगों की सुनते थे सुबह से रात 12-1 बजे तक। और उसके बाद तो ये आ गए अपने चौटाला साहब आ गए, और आगे तो उनका तो आपको पता ही है। अब उनके बारे में क्या बोलूं। तो तो नरवाल जी, आप यूथ को कोई संदेश देना चाहेंगे? यूथ को बस मेहनत करें, पढ़ाई में सब कुछ है। आजकल तो पढ़ाई के अवसर भी बहुत हैं जगह। हमें तो 10वीं पास करने के लिए 10 किलोमीटर, अब तो हर एक गांव में 10+2 तो है ही है। कॉलेज भी बहुत हो गए और यूनिवर्सिटीज बहुत हो गई। पहले तो एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थी। तो पढ़ाई का सरकार की तरफ से बहुत वो कर रखा है, अवसर दिए हुए हैं, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और गांव में जो है ना बच्चों को थोड़ा सा गाइडेंस, जो बच्ची छोड़ देते हैं ना, जैसे स्पेशल लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं, तो उसके लिए ये प्रेजेंट सरकार भेजती तो है, शायद इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स की उनकी ड्यूटी लगा रखी है कि भाई जो स्कूल छोड़े हैं उनसे पूछो जाके क्यों छोड़ा। हाँ, तो वो बस ये है कि मेहनत करो। बाकी तो ये है कि हम तो ऐसे घर से आए थे, मतलब कोई ज़्यादा पैसे वाले लोग तो थे नहीं, और पैसे की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी। 10 पैसे तो हमारी फीस लगती थी। आज अगर बच्चों को हम बोलें कि भाई मेरी फीस तो 10वीं पर 10 पैसे लगती थी, तो वो कहेंगे "ये तो पागल हो गया लगता है"। तो ये तो इनको बच्चों को अब कितने कितने 50-50 60-60 लाख रुपए दे के बाहर बच्चों को भेजते हैं। हमारी 3 बच्चियां हैं, एक कनाडा में पढ़ती है, 2 अमेरिका में पढ़ती हैं। अब उनका मुझे पता है कितना खर्चा होता है। हाँ, तो ये लेकिन वो तो फिर बाद की बात है ना, पहले तो ये यही करना होता है। पहली जमात से तो बाहर नहीं जा सकते ना। तो ये बस बच्चे अपना पढ़ाई में ध्यान दें। पढ़ाई में सबको पढ़ के वैसे खेती करना पड़े, लेकिन खेती भी फिर ढंग से ही करेगा बंदा। हाँ।
नरवाल जी धन्यवाद। तो जिस प्रकार से बच्चों को लेकर के एक खास संदेश दिया कि जब संसाधनों की कमी थी, उन संसाधनों की कमी भी आगे यानी कि संघर्ष बढ़ाता रहा। अब यूथ के पास कहीं ना कहीं अच्छी स्कूली व्यवस्था के साथ तमाम संसाधन हैं। ये संदेश नरवाल जी की तरफ था। तो जिस प्रकार से सफ़र में नरवाल जी ने अपने बारे में बताया, तो आप भी कमेंट के ज़रिए बताएं कि जिस प्रकार से नरवाल जी का सफ़र रहा है आपको कैसा लगा। अब मुझे दे इजाज़त। हरियाणा न्यूज फ्लैश और विश्व प्रेम की तरफ से जिंदाबाद।